और आइए तीन का सवाल में आगे बढ़ते हैं सीधे आज के मुद्दे की तरफ। पाकिस्तान में किस तरह से बवाल हुआ, इसकी एक तस्वीर आपने देखी। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी लगातार सुलग रहा है विद्रोह की आग में। बलूचिस्तान को खजानों की धरती कहा जाता है, जो पाकिस्तान को एक तरह से मजबूत करता है। बलूचिस्तान की बंजर जमीन के अंदर खूब खजाने दबे हुए हैं। बलूचिस्तान रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार भी कहा जाता है इसी धरती पर है, और यही वजह है कि चाहे बात चीन हो या फिर अमेरिका, सभी की निगाहें बलूचिस्तान की तरफ है। इसी बलूचिस्तान की धरती पर अब चाइना के बाद में अमेरिका की भी नजर पड़ चुकी है। अब बलूचिस्तान के सोने, चांदी और तांबा समेत कई रेयर अर्थ मिनरल्स को पाने की ख्वाहिश में अमेरिका पाकिस्तान में पानी की तरह पैसा बहाने जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोने चांदी के भंडार रेकोडिक माइन में लगभग $1.25 अरब से ज्यादा का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। और ये पैसा अमेरिका के नए प्रोजेक्ट वॉल्ट का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन ही लॉन्च किया था। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अपने प्रोजेक्ट वॉल्ट के हिस्से के रूप में पाकिस्तान की रेको डिक खदान में $1.3 बिलियन का निवेश करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से घोषित इस परियोजना का मकसद महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी के लिए वैश्विक बाजार को नया आकार देना है। अमेरिका का मकसद चीन से भी जुड़ा है। रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह चीन है, उसे टक्कर देने के लिए ही अमेरिका ने ये चाल चली है। अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। ये रेयर अर्थ मिनरल डिफेंस, इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी सबके लिए जरूरी है, और चीन इनकी सप्लाई चेन पर दबदबा भी रखता है। रेकोडिक में निवेश इसका सबसे बड़ा विदेशी कदम है। बलूचिस्तान में अलगाववादी मूवमेंट और सुरक्षा इश्यूज है, फिर भी अमेरिका ने दाव लगाया हुआ है। अमेरिका की नजर अब बलूचिस्तान के सोने पर टिक गई है, और ये लग रहा है कि आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में बिरयानी वाली लंच की कीमत अमेरिका इसी से वसूल करने वाला है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का सवाल क्या है। तो तीन के सवाल में सबसे जो महत्वपूर्ण पहला सवाल है वो ये कि सबसे बड़े सोने के भंडार पर ट्रंप की नजर है क्या, और दूसरा बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका का ये प्रोजेक्ट वॉल क्या है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। और वही तीसरा सवाल है, अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो ये वो सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा है लोगों के जहन में भी, और जिस तरह से बड़े विद्रोह की आग इन दिनों बलूचिस्तान में नजर आ रही है। सीपेक का जो प्रोजेक्ट है उस पर काले बादल मंडराते नजर आते हैं, और उसके बाद में अब रेकोडिक की ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट है वो कितना सफल होगा, अपने आप में ये सोचने वाली बात है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद भी हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत हुसैन जावेद आप ही से, बहुत लंबे वक्त के बाद में आपका यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। हम बखूबी समझते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से विद्रोह है, किस तरह से नाराजगी है, परिस्थितियां चिंताजनक हैं, और अब से कुछ देर पहले तो इस्लामाबाद में बड़ा धमाका भी हो गया, बड़े विपरीत हालात हैं। इन सबके बीच में एक बार फिर से बलूचिस्तान की तरफ नजरें जा रही हैं अमेरिका की। अब अमेरिका इसमें इन्वेस्ट करने की बात कह रहा है। ये तो पाकिस्तान को ये कहा जाए कि बड़ी जो मुश्किल हालात है उसमें खुश करने वाली एक खबर आ गई फिर से। मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। और आपके साथ शो करना हमेशा एक अच्छी बात होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वाकई एक अच्छी खबर है कि जो इसमें अमेरिका है वो हमारे साथ यहाँ पर इस तरह से जो रेकोडिक की कान है यहाँ पे वो हमारे साथ इन्वॉल्व इस तरह हो चुके हैं। और इसमें कितना फायदा होगा, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से की जा रही है, वो आपने अपनी रिपोर्ट में पहले सबको इन्फॉर्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये एक तरह का गेम चेंजर मूवमेंट है। और ये सवाल भी है, मेरा उन तमाम लोगों से सवाल भी जो हमेशा जब भी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हमेशा कॉइन की हुई थी कि ऐसा मुल्क कि उसके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोग इस तरह भीख मांगते हैं, ये मुल्क बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर बहुत सारा इस तरह का खजाना है जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। ये बात दरअसल कोई और नहीं कहता, ये बात खुद आप ही के हुक्मरान कह देते हैं। याद कीजिए, अब से कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ का खुद का एक वीडियो आया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि हालात इस कदर यहाँ पे चिंताजनक है कि हमें जब पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो कई बार बड़ी विपरीत सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है।
और कई बार तो देखिए, ये धिक्कार का बात भी सामना करना पड़ता है, तो वो एक सर्टिफिकेशन दे देते हैं आपके खुद प्रधानमंत्री। मैं आपको बता दूं, जी जी, मैं आपको बताऊं कि 2022 में जब वो इस तरह पीएम बने, जब इमरान खान का दौर उस टाइम खत्म हो गया था, तो उस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक सूरत हाल थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि शायद हम बिल्कुल शायद डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमी बिल्कुल हमारी डाउन थी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर जिस अंदाज से रिफॉर्म्स किए गए और जिस अंदाज से अमेरिका हमारे साथ आया, और आपने देखा है कि आईएमएफ के साथ जो हमारे मुझे लग रहा है एग्रीमेंट है हुसैन वो भी जावेद जी आप इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब जब हमने ये देखा है कि अमेरिका ने किसी देश में इंटरफेयर किया है वहां के खनिजों को लेकर के, चाहे फिर वो क्रूड ऑयल को लेकर के रहा हो या फिर दूसरे अन्य खनिज को लेकर के रहा हो, तब तब उस देश का हाल बद से बदतर हुआ है। और क्या पाकिस्तान खुद इतना सक्षम नहीं है कि अपने जो ये खनिज है उनका इस्तेमाल इस तरीके से कर सके कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे और ज्यादा बढ़ा सके? पाकिस्तान अमेरिका का सहयोग ले रहा है, अमेरिका अगर सहयोग दे रहा है तो पाकिस्तान से सब कुछ लेकर के भी चला जाएगा और नुकसान इन्हीं का होगा। आशीष जी और म्यूट कर लीजिए सर। जी हाँ, ये खनिज पिछले 4 सालों में नहीं बने होंगे, 4000 सालों में बने होंगे। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह की इस समय स्थिति है पिछले कुछ वर्षों से, कैसे इनको उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम या उस कनेडियन कंपनी को जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सिम बैंक ने हायर किया है इस एक्सकवेशन के लिए, जो इसमें एक्सपर्ट मानी जाती है, तो उन्होंने कौन सी स्टडीज की हैं, ऐसा कोई डिटेल अदर देन एआई जनरेटेड क्वेरीज नहीं दिख रहा। क्योंकि इतने वर्षों तक अगर इतना बड़ा खजाना था इनके पास, तो मुझे मालूम है कि कई दशकों पहले इन्होंने उसको एक्सकवेट करना शुरू कर दिया होता। पहली बात तो ये, हम उन इनपुट्स पे अभी नहीं जाएंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ कॉपर, कितना वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है, लेकिन ये एक डिस्टर्बिंग चीज हमारे लिए भी इसलिए होगी कि अभी देखें 2, 3, 4 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, अभी वापस उसी जगह पे किसी तरह पेनिट्रेट करने के लिए ट्रंप जैसा बिजनेसमैन, जिसको जहां भी कोई ये खबर लगती है कि उनके फ्यूचर स्टेक्स, उन्होंने अभी टैरिफ, उनकी जो टैक्सोनॉमी बोलता हूं मैं, टैक्स के जरिए इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने की एक जो कवायद करी थी, उसमें सबसे मेजर झटका मीनाक्षी उनको लगा था चाइना से, जब चाइना ने ये बोल दिया कि हम सेमीकंडक्टर्स, तो रेयर अर्थ एलिमेंट जिनका सेमीकंडक्टर्स में ग्रॉस यूज होता है, उसके 80 to 90% ऑफ रिजर्व इस पे इस समय चाइना का हक है। तो अमेरिका को ये पता चला कि वो 235% टैरिफ और 150% टैरिफ लगाने से अगर रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी एनवीडिया को, माइक्रोसॉफ्ट को चाइना में, तो अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा। तो उन्होंने डेस्परेटली उसका एक काउंटर निकाला है कि बलूचिस्तान में कुछ नॉन फिगर्स थे कि काफी रेयर अर्थ मिल जाएगा, उससे वो अपना एक रिजर्व तैयार करेंगे। और इवेंचुअली अगर आपको पता होगा ये टोटल 12 अरब यूएस डॉलर्स का है, नॉट 1.5, 1.3 या 1.5, तो बलूचिस्तान में वापस लगाने की, वहां के खुदाई में खर्च करने की बात सोच रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे जितनी इनपुट है उसी इलाके में इन्होंने 1 या 2 चाइनीज फर्म्स को भी उन्हीं एलिमेंट्स की डिगिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब बलूचिस्तान इतना इस समय डिस्टर्ब है कि ये सारी चीजें, हालांकि वहां पे सर अपना अगला पूछना भी चाह रही थी, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए, उनसे मैं जरा ये समझ लेती हूँ कि अगर बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं, बीएलए लगातार जिस तरीके से पाक सेना के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उन्हें मारते हुए नजर आ रहा है, लगातार जगह जगह पर विस्फोट किए जा रहे हैं, ऐसे में सीपीसी प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है उसमें कि चीन के जो प्रधानमंत्री रक्षा वहां से जो राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को भाई वापस बुला रहे हैं क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, लेकिन अमेरिका इन सब के बीच में जाकर के बीएलए से भी निपटेगा और वहां पर जाकर के जो खनिज है वो भी निकाल करके लेकर के आएगा। मीनाक्षी जी, अगर अमेरिका 1.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है बलूचिस्तान में, इसमें से ज्यादातर हिस्सा तो माइनिंग से ज्यादा हिस्सा पसनी पोर्ट के डेवलपमेंट में चला जाएगा, जो कि एक डीप सी पोर्ट बनाना पड़ेगा जहां पे कि बड़े बड़े शिप्स आके बर्थ कर डॉकिंग कर सकें, जिस पर इस मिनरल को, जो भी मिनरल को लोड किया जा सके। अब ऐसा है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में कम से कम 70 देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की दिक्कत ये है कि सबसे फोकस्ड जो अमेरिका के थिंक टैंक हैं, उन्होंने बार बार पिछले 10 साल से 5 साल से अपने जो देश के जो शीर्ष नेता हैं उनको समझाने की कोशिश की है कि दुनिया भर में जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर
आस्ते आस्ते चीन कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। तो चीन देवनाथ ने सर, क्या पिछले माना 20 जाए सर, ये भी बताइएगा कि चीन फोकस है या फिर यहाँ पर जो रेकोडिक का खजाना है वो अमेरिका देख रहा है, तो सोच कहाँ पर जा रही है कि चीन की जो संप्रभुता बढ़ती जा रही है उसे कम करना? आपने सही फरमाया। इससे चीन का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में उसको कुछ हद तक काउंटर बैलेंस करेगा अमेरिका। दूसरी बात है, इससे अमेरिका को बलूचिस्तान में एक फुट होल्ड मिल जाएगा, और हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के रास्ते अमेरिका भविष्य में ईरान की तरफ भी देखना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को ऐसा कुछ मिनरल भंडार पर कंट्रोल चाहिए। अगले 99 इयर्स की लीज वो कर रहा है। वो अफ्रीका में माइंस खदाने लीज पे ले रहा है, लैटिन अमेरिकन देशों में माइन और लीज पर ले रहा है। सबसे बड़ी बात है, मंगोलिया और ग्रीनलैंड अब अमेरिका के निशाने पर हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो इतनी हरकतें कर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पिछले 20 साल 10 साल में ग्रीनलैंड में जियोलॉजिस्ट ने बहुत बड़ा भंडार बताया है रेयर अर्थ मिनरल का। तो अमेरिका की अब चाल ये है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिल्कुल सर, दुनिया आप भर अपनी में बात को कंप्लीट अलग-अलग करिएगा, लेकिन जगह पर पाकिस्तान माइंस से पे एक और कब्जा खबर आ करना रही है, उसका जरा रुख कर लेते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबरें तक आ गई है। शिया मस्जिद के सामने यह बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट के बाद शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए और इमरजेंसी लगा दी भी गई है। अब आपको पता है कि शुक्रवार है, जुमे की नमाज, और उसके बीच में ये जोरदार ब्लास्ट हुआ है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। शिया मस्जिद के पास ये धमाका हुआ है। हुसैन, आपके पास अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई अपडेट है? क्या कुछ हुआ है? अब क्या ऐसा तो नहीं है कि अब ये मुझे भी टीम की तरफ से बताया जा रहा है कि 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, यानी पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पनाह दी वही अब उसका शिकार भी हो रहा है। हुसैन, देखिए, बात ये कि जब आपका शो स्टार्ट हुआ तो उसके आसपास से ये इस तरह की खबर आई, तो इस बारे में मजीद अगर ये कहूँ कि इस बारे में कोई ऐसी इन्फो है, मेरे पास अभी इस वक्त इन्फो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया है, और हम इसमें उम्मीद यही कर सकते हैं कि कम से कम लोग हैं जो इसमें जख्मी और जो इसमें लेकिन इंसानी हुसैन, जिस जान तरह उसको से यहाँ पे जुमे की नमाज का वक्त था, बताया जा रहा है नमाज के बाद में धमाका हुआ। आखिर ये धमाका किस तरह का नजर आ रहा है? क्योंकि पहले ही हम देखते हैं पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में बड़ी नाराजगी, बड़ा विद्रोह है, और इस्लामाबाद में अगर इस तरह से धमाका होता है तो क्या ये विद्रोह की आग यहाँ तक पहुंच गई? हमले की जिम्मेदारी किसी ने ली है? मैं यही समझता हूँ, जो मैं भी समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने अगेन कहा कि इस हवाले से अभी इस वक्त कोई ऐसे इन्फो नहीं है, तो मैं ऐसे इसमें कोई अपना जो अपने अंदाजे हैं वो यहाँ पे बयान कर नहीं सकता। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसको एक सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की गई है। अब किसने की है, अभी तक तो किसी ने इसकी जिम्मेदारी क्लेम नहीं की, तो आई थिंक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आपकी इजाजत से एक बात जो मैं अपने जो मतलब यहाँ पर बात हुई, मैं ये बता दूं कि रेकोडिक का जो अभी ये एक तरह का एग्रीमेंट हुआ है हमारा अमेरिका के साथ, याद रखिए इसमें 50% तो कंपनी को मिलेगा, 25% इसमें हमारी फेडरल हुकूमत अरे को जरा मिलेगा। बात और इस्लामाबाद के 25% बम धमाके की भी कर लीजिए। तस्वीरें देखिए हुसैन, किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि मस्जिद के बाहर लोग इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग थोड़े बहुत जिन्हें लग रहा है कि हालात सही हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में यह आतंकवाद अपने ही लोगों को निकल रहा है अब तो। देखिए मैम, ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी नहीं, एलिमेंट्स क्या है, तस्वीरें आ रही है ना हुसैन साहब, आप देखिए तस्वीरें देखिए। को थोड़ा सा क्लियर जरूर कीजिएगा हुसैन जावेद, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं? एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, कभी टीटीपी, कभी बीएलएफ, कभी बीएलए, इन्हें आप अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखते हैं या बड़ी चुनौतियों के तौर पे? सबसे पहले तो आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मैं अभी तक अपनी बात ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं इसमें ये कहूँगा, देखें अभी आपके सामने जो अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है, यही वजह है। इससे पहले सी पैक भी हो रहा है और हम सी पैक 2 की जानिब भी इस तरह 2030 के बाद जाएंगे। ये जो इतना ज्यादा यहाँ पे एक तरह का गेम चेंजिंग एक्टिविटी ना, कई ऐसे हमारे हमसाये मुल्क उनको अच्छा लगता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की ठीक है हुसैन जावेद, सुनिए आपकी बात को मैंने सुन लिया। अगर इतना ही ज्यादा था तो अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले ही रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक मिनिस्ट्रियल बैठक हो रही थी वॉशिंगटन में। आपको अमेरिका ने बुलाना तक ठीक नहीं समझा। 50 से 55 देशों को इन्वाइट किया। अगर इतनी ज्यादा गलबहियां पाकिस्तान और अमेरिका की हैं तो उसमें आपको बुलाना तक ठीक नहीं समझा अमेरिका ने। इस बात को जरा समझिए किस तरह से सिलेक्टिव है।
और प्लीज मैम, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन तस्वीरों के साथ में भले ही आप इन हालातों से बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये चुनौतियां आपके घर के अंदर तक प्रवेश कर गई हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की या टीटीपी की, वहां तक तो छोड़िए, अब आपकी राजधानी तक में ऐसे धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक। अगर इसमें कैपिटल की बात करनी है, नवंबर 2025 में तो दिल्ली के अंदर भी ब्लास्ट हुआ है, तो हाँ, बिल्कुल हुआ। नहीं नहीं, आप जवाब कैसे दे रहे हैं? आप इस्लामाबाद के ब्लास्ट को दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए ना, इसका जवाब तो नहीं हुआ ये कि अगर पाकिस्तान के लोग सुरक्षित नहीं है तो आप कहेंगे दिल्ली में जाके देख लीजिए, वहां तो आए दिन ब्लास्ट हो रहा है। आप यही दलील देंगे फिर उन्हें? आई एम सॉरी, आप लोग मुझे आज बिल्कुल बात ही नहीं करने देते, तो मैं अपना पॉइंट कहाँ पे रखा, मुझे बताएं आप ना। सही तरीके से अपनी बात रखिए ना हुसैन साहब। लेकिन हुसैन जावेद जी, आप जिस तरह के पत्रकार हैं, आपसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी ना। हम सोचते थे आप कुछ सेंसिबल करेंगे, आप धमाके की तुलना किसी दूसरे धमाके से कर दे रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक जस्टिफिकेशन, बल्कि आपके खुद के आवाम के लिए ये बड़ा सोचने वाली बात है। बोलिए। क्या इससे मुराद है कि जब आतंकवाद की घटना होती है ना, वो कहीं भी हो जाती है। हमने तो जो आपके दिल्ली में नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हुसैन साहब, आप एक पत्रकार, आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? किसको क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि ऐसा तो हो जाता है, आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं। आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल होती हैं, क्या आप तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है? लोग कितने भी मारे जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? देखिए हमारे लिए चैलेंजेस हैं, हमें अच्छी तरह पता है। आपके सामने ना 31 जनवरी को बलूचिस्तान के अंदर 10 जगहों पे हमले हुए थे, आपको पता है ना। छोटे छोटे बच्चे, औरतों को भी उसमें इस तरह से हदफ बनाया गया। लेकिन आप देखिए उसके बाद फिर हमारा एक तरह का ऑपरेशन भी हुआ। अब तक 2016 के करीब जो इस तरह के आतंकवादी, उनको मौत के घाट पता है हुसैन जावेद, यही तो बात है। आप जिस तरह से आप अपने ही बाशिंदों पर हथियार उठाने की बात करते हैं, मैं चाहूंगी आशीष साहे इसका जवाब दें। जिस तरह से, सुनिए ना, हारफ 2.0 का ऑपरेशन की जब बात हुई, अब कह रहे हैं कि भाई जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें कई लोग मारे गए हैं, अपनों पर ही हथियार उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ धमाके का जवाब धमाके के साथ में होता है क्या? आशीष जी क्या कहेंगे हुसैन जावेद की बात? नैना, मुझे तो लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगले कुछ घंटों में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एजेंसी सामने आएगा। लेकिन ये अपीयर्स टू बी एक्सटेंशन ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मीज एक्शन इन बलूचिस्तान। उनको अगेंस्ट द वॉल किया गया था, तो वो बाहर निकल के इस तरह के रिएक्शनरी हमले, आत्मदाही हमले करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लॉस ऑफ इनोसेंट सिविलियन लाइफ्स, और हम हुसैन साहब के साथ खड़े हैं इस पे। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट आपको ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं हुसैन भाई, कि इसी वजह से लगातार पिछले 4-5 दशकों से हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आतंकवाद, होम ग्रोन टेररिज्म फॉर एक्सपोर्ट पर्पस भी अल्टीमेटली आपके यहाँ बारूद की उपलब्धता, अमेरिकन वेपन्स जो अफगानिस्तान से, ये भी बताइए सर, देखिए यहाँ पर शिया मस्जिद के सामने ब्लास्ट हुआ है, जुमे की नमाज है, क्या कुछ माइनस के निकाले जाए? क्या यही दिन तय किया गया था? सिर्फ शियाओं को ही निशाना बनाया जाता है क्या आशीष जी वहां? ये टिपिकल गुरिल्ला अटैक का एक हिस्सा है, जो एक मैसेजिंग के तहत दिया जाता है कि हम एक पर्टिकुलर, इट कैन ट्रिगर मेनी काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, शिया सुन्नी, गवर्नमेंट वर्सेस अदर रेडिकल्स, या बीएलए वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी। एक मैसेजिंग रिएक्शन है, एक मैसेजिंग ब्लास्ट है, और बहुत इंटेलिजेंटली सेलेक्टेड स्पॉट पे है जहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। वो कोशिश आप देखें, अभी जो बीएलए का अटैक हुआ था ना, उसमें लोकल मस्जिदों से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे थे फॉर पीपल टू कम आउट एंड फाइट विद द आर्मी। इसका मतलब कि वहां की सारी जनता, सिर्फ बीएलए नहीं, लोकल मस्जिद के अंदर बीएलए नहीं घुसी थी, उन पे लगातार उस पूरे इलाके में अनाउंसमेंट्स हो रही थी टू फाइट अगेंस्ट द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड दी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो इनकी फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से हैं वहां पे। इसी के तहत ये उन्होंने अब बाहर निकल के ये हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या हर फ्रीडम फाइटर जिनको सेल्फ गवर्नेंस नहीं मिल रही, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है जैसा कि ग्रुप कैप्टन आशीष साहे कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है उसकी आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है, इमरजेंसी के हालात हुए, इमरजेंसी लगा भी दी गई है, और अब जिस तरीके से हर जगह पर ये विद्रोह, विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पूरे हर राज्य में इस तरीके की इमरजेंसी लगा दी जाए। देखिए बात सुने, मैं वही कहूंगा कि अभी चूंकि ये इस तरह की घटना हुई है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तो कोई इसमें जिम्मेदारी इस तरह की क्लेम होगी तभी हम कह सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी तो बीएलए का नाम भी इस तरह यहाँ पर लेना नहीं चाहिए, हमें कुछ टाइम इंतजार करना चाहिए।
ठीक है, अभी आप ये कहा जाए कि अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहने से जरूर बच रहे हैं, लेकिन यूके देवनाथ जी आपसे जरूर इस बात को समझना चाहेंगे, ये जो टाइमिंग है, एक्चुअली ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है। एक तरफ हम बीएलए के विद्रोह की बात करते हैं, बलूचिस्तान में सीपेक का जो पूरा प्रोजेक्ट था, ये कहा जा रहा है वो ऑलमोस्ट डैमेज हुआ, बहुत ज्यादा नाराजगी रही, और जब नाराजगी रही तो चीन की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कल ही एक बड़ी पाइपलाइन में जोरदार धमाका होता है, विद्रोह की आग वहां पर भी नजर आती है। अब इस बीच इस्लामाबाद में धमाका होता है, और इस बीच हम एक बार फिर से चर्चा सुन रहे हैं कि अमेरिका बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सारे टाइमिंग, ये सारे सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह से रहता है ये हम सभी जानते हैं, शुरू से लेकर अभी तक। नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को पाकिस्तान में फुटहोल्ड चाहिए, और अमेरिका पाकिस्तान में चीन से जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। शायद पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम देखें तो चीन का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान की पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ज्यादातर चीन या ट्रांसफर ऑफ चीनी वेपन्स बनाते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो अमेरिका को जाहिर बात है चिंता हो रही है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आस्ते आस्ते पूरी तरह से चीन की इन्फ्लुएंस में चला जाए। देखिए, जहां तक इन धमाकों की बात है, शिया मस्जिदों पर सुन्नी द्वारा हमला, ये पाकिस्तान में काफी कॉमन है, हर साल 2-3 बार हो जाता है। क्योंकि रीजन क्या है पाकिस्तान सर? में मेजोरिटी जी, पाकिस्तान में देखिए शिया कितने परसेंट हैं? 15% हैं। पाकिस्तान में सुन्नी कितने परसेंट हैं? 80% सुन्नी हैं। तो ऐसी हालत में जो सुन्नी हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शिया को थोड़ा बैकफुट पर रखें। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के सारे देशों में ये शिया सुन्नी नहीं, वाला लेकिन सर यहाँ पर विवाद तो है। ये अपने आप में इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि खासतौर से पाकिस्तान के जो ये कहा जाए कि सेना अध्यक्ष हैं, वो तो कहते हैं कि भाई वो अल्लाह के रहनुमा हैं, और उनको बेसिकली लगता है कि तमाम दुनिया के अलग अलग जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उनको एक तरह से कमांड या गाइड करने वाले बनते हैं। तो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे यहाँ पर शिया सुन्नी की अगर ये लड़ाई है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरी बात पे हुसैन जावेद हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है मैं नहीं जानती, लेकिन जरा जवाब दीजिएगा देवनाथ जी। नैना जी, इसमें कोई देखिए, पाकिस्तान हो या तुर्की हो, ये सब इस्लामिक विचारधारा के बलबूते पर अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस्लामिक जो विचारधारा है वो डेफिनेटली, चाहे कोई माने या ना माने, दुनिया में 2 खेमों में तो डिस्टिंक्टली बड़ी है, कम से कम। एक है शिया और एक सुन्नी। इसका हम क्लासिक एग्जांपल ईरान और सऊदी के बीच में जो टेंशन है उसमें बार बार देखते हैं। तो इस शिया और सुन्नी का जो ये टेंशन है, आज की टेंशन है, ये तो छठी बहुत पहले से है। इसमें हुसैन जावेद जी का भी ले लेते हैं। हाँ, हुसैन जी आप बताइए। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछो तो मैं शिया है, सुन्नी है, मैं इनको किसी एंगल से कभी भी इस तरह नहीं देखता। मेरे लिए सब मुस्लिम्स और सब बिल्कुल इक्वल है। लेकिन मैं यही कहूंगा जो वाकया अभी हुआ है, और मैं अगेन वही कहूंगा कि इस बारे में इन्फो तो भी आनी है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता कि आज जो एक शियों की मस्जिद में इस तरह से हमला हुआ है ये हमारे सुन्नी फैक्शन नहीं, क्योंकि अब ये खुली एक तरह का मुकम्मल तौर पे आतंकवाद है। लेकिन एक बात, सहाय साहब को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने काइंड वर्ड्स कहे कि वो इस नाजुक मौके के ऊपर हमारे साथ खड़े, मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं मीनाक्षी, उससे ऐसा लग रहा है हुसैन जावेद बस ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या बाकी सारी चीजें कहकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ कहा, मैं इस चीज को ऐसी मतलब बिल्कुल मेरा तो इस पे नजरिया बिल्कुल साफ है साफ कि चाहे वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, मेरे लिए ये सब इक्वल किस्म के मुस्लिम्स हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा हुसैन जावेद, आशीष साय जी, एक सवाल मैं इनसे ले लेती हूँ, ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, कि पाकिस्तान में मतलब एक तरफ शिया सुन्नी की लड़ाई, अब शिया मस्जिद में ऐसा होगा तो सवाल तो उठेंगे ही, और बाकायदा बताया भी गया यूके देवनाथ जी की तरफ से कि किस तरीके से 15 और 80 वाला आंकड़ा है। अब एक तरफ शिया सुन्नी की लड़ाई भी चल रही है, पीओके में भी सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, बलूचिस्तान में भी सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। इन सब के बीच में रेयर अर्थ से जुड़े हुई चीजों को निकालना, सीपीसी प्रोजेक्ट पर बात करना, यानी सब जगह सिर्फ और सिर्फ बिखराव है। पाकिस्तान इसके साथ कैसे अपने हालात सुधारेगा? अब बार बार वही स्थिति थोड़ी ना बना करके रखते रहेंगे जीवन भर की, बस IMF लोन दे दे, वर्ल्ड बैंक लोन दे दे और देश चलता रहे। मीनाक्षी, they are heading to become a failed state. Unfortunately, they are headed to become a failed state.
ये वो नेशन है जो अपनी आवाम को मिलिट्री लीडरशिप के तहत बेवकूफ बना के रखता है, और अमेरिका जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की वेलफेयर में, उसके हाथों बिकते जा रहे हैं। वही अमेरिका जो इनके फाउंडेशन के एनिमी इजराइल को इकलौता पूरी दुनिया में बचा कर रखा है, गोला बारूद, सैनिक, टेक्नोलॉजी, उनके साथ खड़े रहना। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली मेंटेन किया हुआ है इस वर्ल्ड में, और उस अमेरिका को ये छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए और मिलिट्री लेकिन लीडरशिप साहिर सर, अगर बलूचिस्तान में अमेरिका भी आ जाता है, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान बैलेंस करेगा चीन और अमेरिका को? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। चीन भी वही एक्सकेवेशंस कर रहा है, सिर्फ सीपीईसी नहीं है, सिर्फ ग्वादर पोर्ट नहीं है। चीन को दो कंपनीज को इन्होंने वहीं पे एक्सकेवेशन की, इनका प्रॉपर जियो टैगिंग नहीं है, किस एरिया को कैनेडियन बेस्ड कंपनी खोदेगी, किसको चाइना बेस्ड कंपनी खोदेगी। आगे इन्होंने फर्दर लड़ाइयों के ये एसी कमरों में बैठ के गवर्न कर रहे हैं बलूचिस्तान को। बिल्कुल, इसी जबकि वजह से वहां पर सर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर बाहर निकलेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे तो ऐसा होता ही नहीं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।